दें तो इट विल ओवरराइड द डेटाबेस लेवल, तो उसको वो ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह जो उनसे वो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है टू मैनेज योर different types of data and to store the data into the different sections कह लें, into the different पार्ट्स कह लें। तो वो आपको करता है। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा इसका जो पर्पस में आता है कि देखें, अगर आपको लेट्स सपोज अगर कोई आपके पास सपोज हम कहते हैं जी कि 20 टेबल्स हैं आपकी डेटाबेस में, और उसमें से एक टेबल जो है वो उसका डाटा डैमेज हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, उसका जो मीडिया है वो प्रॉब्लम कर गया, जिस लोकेशन पे आपने स्टोर किया था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या उसमें कोई प्रॉब्लम, नाउ यू वांट टू परफॉर्म द रिकवरी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए अगर आपकी ओवरऑल डेटाबेस होगी तो यू हैव टू शट डाउन योर होल डेटाबेस। लेकिन अगर आपने डिफरेंट टेबल स्पेसेस बनाई होंगी तो ओनली दैट टेबल स्पेस कैन बी offline, and then you can perform the recovery. So it means that you can perform the recovery and backup, and you can make the read only a portion of your database, not the entire database. तो ये भी एक टेबल स्पेस के ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस में होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे आपको ज़्यादा लिबर्टी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है टू मैनेज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो ये लेकिन है ये लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि बीइंग अ यूज़र ये आपको नज़र आ रहा होता है कि हमने डिफरेंट टेबल स्पेसेस बनाई हैं, लेकिन फिजिकल मॉडल में ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल जिधर आपकी फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं उधर वो अपने हिसाब से डाटा को एक ही उसमें फाइल में कह लें या एक ही उसमें स्ट्रेटेजी के साथ स्टोर कर रहा होता है। लेकिन ऑल दोज थिंग्स विल बी ट्रांसपेरेंट फॉर द एंड यूजर, तो एंड यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो फिर इसमें हम देख लेंगे कि क्रिएट कैसे करते हैं टेबल स्पेस को और मैनेज कैसे करते हैं। मीन्स कि अगर आपने एक टेबल स्पेस आप डेटाबेस क्रिएट करते हुए नहीं बनाई तो बाद में कैसे क्रिएट करेंगे, और उसको आल्टर कैसे करेंगे, उसकी स्टोरी पॉलिसी कैसे चेंज करेंगे, और उसको ऑफलाइन करना, रीड ओनली करना, ऑनलाइन करना। तो ये सारे काम, तो दिस दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग द टेबल स्पेसेस। और फिर जो है वो ऑब्वियसली के वी कैन आल्सो create and manage our table spaces by using the OMF. Without OMF or OMF, you should have a very clear concept कि अगर आप OMF यूज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है और उससे चेंज क्या आएगी, और विदाउट OMF आपको कैसे हैंडल करना है, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी हम यूनिट्स पढ़ेंगे, हम कह लें कि ब्लॉक्स पढ़ेंगे, डाटा फाइल्स पढ़ेंगे और एक्सटेंड्स पढ़ेंगे, तो सेगमेंट्स पढ़ेंगे, तो उन सब में जो है वो विद ओएमएफ और विदाउट ओएमएफ डिफरेंस होगा। तो वो सेम ही होगा, और अगर आपको एक दफ़ा उसका क्लियर हो गया तो फिर उसमें किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टेबल स्पेस जाहिर है कि आप कोई भी डिफाइन करेंगे एंड यू विल अटैच द डिफरेंट डाटा फाइल्स टू दैट टेबल स्पेस, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो आपका डाटा फाइल में स्टोर होना है ना। तो ये बिल्कुल इस तरह ही है। अगर हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल ले लें कि आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टफ है, आपकी क्लोथ्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी स्टेशनरी है, शूज हैं। तो एक तो ये मेथड है कि आप ऐसे रूम में इकट्ठा ही वो सारा स्टोर कर दें। तो उसका ड्रॉबैक ये होगा, देखिए चीज़ें तो आपकी वही हैं और वो रूम के अंदर ही हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि जी वो तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल भी हैं। लेकिन व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, आपको उन सारी चीज़ों से वो ढूंढनी पड़ेगी और वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अगर आप इस तरह कर लें कि आप एक सेक्शन बना लें और उसमें आप अपने शूज रख दें, एक सेक्शन बनाएं उसमें आप अपनी क्लोथिंग स्टोर कर दें, एक सेक्शन में आप अपनी बुक्स रख लें, और एक सेक्शन में आप अपना टेबल रख के स्टेशनरी रख दें। तो देखिए आपका रूम वही है, लेकिन लॉजिकली आपने उसको डिवाइड कर लिया अपने तौर पे, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कि जी आपकी इस सेक्शन में ये चीज़ आएगी, ये आएगी। तो उससे आपका एक तो चीज़ें ज़्यादा मैनेजेबल होगी, आपकी सर्चिंग फास्ट हो जाएगी, और वो ज़्यादा कह लें कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मैनेजेबल वे में आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे, उसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज कह लें तो वो हो जाती। तो बिल्कुल सेम अगर वही कंसेप्ट हम देखें तो डेटाबेस में है। तो अगर आप अपने डाटा को डिफरेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं करेंगे तो वो सारा एक ही जगह स्टोर हो रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि जब आप फिर अपने डाटा को रिट्रीव करेंगे तो उसको ज़्यादा
डाटा से सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो और जो सा वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी आप ऑपरेशन या कोई भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे, तो दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ओवरऑल डेटाबेस। तो अगर आप उसको लॉजिकली डिवाइड कर लेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्पेसेस, देन यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर आप एक टेबल स्पेस के अंदर जो है वो एनी नंबर ऑफ डाटा फाइल्स विद एनी साइज ऑफ डाटा फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलेस कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई लिमिटेशन ना हो। क्योंकि बाज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है जी कि आप लेट्स सपोज 1000 GB से ज़्यादा की डाटा फाइल नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो कोई अगर है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशन होगी, बट देयर विल बी नो एनी लिमिटेशन फॉर ओरेकल। तो वो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पे और उसके ऊपर होगा। और एनी नंबर ऑफ डाटा फाइल्स यू कैन अटैच। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक डाटा फाइल को यू यू ट्राई टू अटैच विद मोर देन वन टेबल स्पेसिस, ये वो अलाउ नहीं करेगी, ऑब्वियस बात है। तो एक डाटा फाइल एट अ टाइम किसी एक ही डाटा टेबल स्पेस के साथ अटैच होगी। तो ये उसमें आ जाता है। और इसकी दो टाइप्स आती हैं। अब जो टेबल स्पेस की हमने बात की, एक होता है सिस्टम टेबल स्पेस, जिसको डिफॉल्ट टेबल स्पेस भी कहते हैं। क्योंकि जब हमने बात अभी की है तो ओरेकल विल ऑलवेज स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इनटू अ पर्टिकुलर टेबल स्पेस। तो ओरेकल इसके अलावा उसको मैनेज ही नहीं कर रहा कि आप विदाउट टेबल स्पेस आप कोई भी चीज स्टोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये उसकी वर्किंग इनर वर्किंग हायरार्की है कह लें। तो इसलिए जब आप स्टार्ट में, अभी तक हमने पहला भी एक कोर्स पढ़ा है, आप टेबल भी क्रिएट करते थे, तो लेकिन आपने आज तक कोई टेबल स्पेस ना क्रिएट की, ना उसका कंसेप्ट लिया, तो वो सारा काम भी तो हो रहा था ना। तो इसलिए जब आप ओरेकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो डिफॉल्ट में जो टेबल स्पेस क्रिएट होगी दैट विल बी कॉल्ड योर सिस्टम टेबल स्पेस। ठीक है। और उसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि आपको पता है कि फॉर द फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर ओरेकल or any DBMS, it needs data dictionary must be created and must be available all the time। तो वो देखो, वो डाटा डिक्शनरी जो है उसके भी बेस टेबल्स होते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दे आल्सो मस्ट अटैच टू सम टेबल स्पेस ड्यू टू द वर्किंग हायरार्की, वर्किंग स्टाइल ऑफ ओरेकल सर्वर। तो वो जो है वो डिफॉल्ट में फिर आपके सिस्टम टेबल स्पेस में बनेंगे। और उसके बाद फिर जोन से अगर आप सेपरेट अपने टेबल स्पेसेस नहीं क्रिएट करते तो आपकी टेम्परेरी टेबल स्पेस, आपकी अनडू टेबल स्पेस, अनडू सेगमेंट्स और आपके यूजर डाटा ऑल विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम टेबल स्पेस, जो कि अब तक आप यूज करते हैं। और वो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आपका डाटा इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर साइज से, तो वो आपका सिस्टम वैसे ही चोक हो जाए, तो वो आपको एरर देना शुरू हो जाए, या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाए, आपका क्यूरी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो इसलिए वो फिर फिजिबल नहीं होता प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कि आप सारी चीज़ें, वो आपकी ओवरबर्डन हो जाती है आपकी सिस्टम टेबल स्पेस। और उस कंटेंशन, ड्यू टू अ कंटेंशन, इट्स नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट टू स्टोर ऑल द थिंग्स विद इन द वन टेबल स्पेस। और फिर दूसरी जो ऑप्शन आती है नॉन सिस्टम। तो नॉन सिस्टम में फिर कोई लिमिट नहीं है, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस फॉर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। लाइक उसकी अगर हम एग्जांपल लें, आपका कोई यूजर डाटा है, उसके लिए आप एक और टेबल स्पेस बना लें। आपका कोई इंडेक्सेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप सेपरेट टेबल स्पेस बना लें। क्योंकि उसमें हम नेक्स्ट जब सेगमेंट और वो पढ़ेंगे तो उसकी डिफरेंट जो है ना मैनेजमेंट पॉलिसी, वो डिफरेंट आप मोस्टली रख लेते हैं। क्योंकि इंडेक्सेस प्योरली फॉर सर्चिंग पर्पस यूज होता है, तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन एक्सेस कंकरेंटली ऑफ द सेम कह लें कि ब्लॉक एट द सेम टाइम। तो उसके लिए फिर आपको कॉन्करेंट सपोर्ट चाहिए होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू द अदर यूज़र डाटा। तो इसलिए नॉर्मली जो आपके इंडेक्सेस होते हैं दे शुड प्लेस इन अ सेपरेट टेबल स्पेस। और फिर इसी तरह आप अगर अनडू टेबल अपना डाटा आपका जनरेट होता है, दैट आल्सो शुड बी स्टोर इन अ सेपरेट अनडू टेबल स्पेस। और फिर आप जो डिफरेंट आपके क्यूरीज के अगेंस्ट टेम्परेरी डाटा जनरेट हो रहा होता है, that should also be stored in a different table space। तो कहने को ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक किस्म का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इसके बगैर फिर आप जो है वो
अपने डेटाबेस को अप टू द मार्क ट्यून भी नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से फिर ये एक किस्म का मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसको सेपरेट सेपरेट डाटा को क्रिएट करें। तो ऑल दोज विल बी कॉल्ड द नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस। और उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल एक तो ये तरीका है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस आप सारी टेबल स्पेसिस बना दें। अगर आपने नहीं बनाई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आफ्टर दैट एनी टाइम यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ टेबल स्पेसिस। तो क्रिएट टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम, फिर डाटा फाइल जो आप देना चाहते हैं उसका पाथ और उस फाइल का नाम, और फिर उसकी एक्सटेंशन पॉलिसी कि आप कहते हैं जी कि वो जो डाटा फाइल है वो ऑटो एक्सटेंड हो, और जब उसका ये 100 MB का डाटा स्टोर हो जाए तो वो नेक्स्ट क्या करे, फिर उसको 5 MB साइन कर दे, और उसका मैक्स साइज जो है वो अप टू 200 MB तक जाए, और उसके बाद वो आपको डाटा स्टोर ना करने दे। तो इधर आप जो है वो अनलिमिटेड भी कर सकते हैं कि वो ग्रो करता जाए, 5 MB 5 MB देता जाए। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ डाटा कि आपका डाटा कैसा है और आप किस तरह स्टोर करना चाहते हैं, और ज्यादा फिर यह कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो उस हिसाब से आप जो है वो मैक्स लिमिट साइज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पेस मैनेजमेंट जो होता है ना वो जब हम टेबल स्पेस लेवल पे आते हैं तो वो टू टाइप्स की होती है। एक होता है लोकली मैनेज्ड। तो उसमें ये अभी आपको थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये अभी हम नेक्स्ट जो आ रहा है और एक दो यूनिट आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड इज द मिनिमम यूनिट मेमोरी स्पेस यूनिट है दैट विल बी यूज टू एलोकेट द मेमोरी और डी एलोकेट द मेमोरी टू द डिफरेंट सेगमेंट्स। तो अगर आपके पास एक लेट्स सपोज 10 GB की फाइल है, तो ओरेकल जब उसको मेमोरी एलोकेट करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स नहीं करेगा कि आपने लेट्स सपोज एक टेबल बनाया, स्टूडेंट का टेबल बनाया। तो अब जब आप उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा या स्पेस उसको एलोकेट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स होगी। ठीक है, तो एक्सटेंड जो उनसे वो स्पेस एलोकेशन Excuse होती me, है। सर। जी जी। सर बच्चों को अलो कर दें। अच्छा यार, ये मैं अलाउ तो कर देता हूँ, लेकिन ये ना आपने अभी फिर आज ये मुझे ना अपने ईमेल एड्रेस लाजमी भेजने हैं हर सीआर जो उनसे ना, वो पूरी क्लास के भेजे, वो मैं एक ही दफा गेस्ट लिस्ट तैयार कर दूं ताकि ये अलाउ करने वाला काम रहे ही ना, सारे उसको ज्वाइन कर लिया करें उधर से। हाँ जी, क्योंकि ओके, इसमें श्योर सर। टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। वो अभी ये 10-15 मिनट पहले हमने लगाए हैं सिर्फ अलाउ करने पे, तो अभी भी वो आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी मसला होता है। तो एक्सटेंड जो है वो द स्पेस मैनेजमेंट विल बी डन थ्रू एक्सटेंड। ठीक है, तो वो एक्सटेंड लिस्ट उसकी करेगा। तो अब उसको मैनेज करने के दो तरीके होते हैं। लोकली मैनेज में वो एक्सटेंड जो जितने भी लेट्स सपोज आपने 10 GB की फाइल बनाई, तो वो एक्सटेंड साइज आपका लेट्स सपोज है जी 4 MB। ठीक है, तो वो फिर या 4K, तो वो क्या करेगा, वो उतने 4K के उसको डिवाइड करेगा 10 GB को। सपोज उसके जी बन गए आपके 1000 एक्सटेंड बन गए, तो वो उनकी एक बिट मैप बनाएगा। और बिट मैप आपको पता ही है कि इट्स अ टाइप ऑफ इंडेक्स। तो उसमें वो ऑन ऑफ जो सा 0 1 के साथ उसकी वैल्यू को करेगा कि जी इस वक्त आपके 1000 एक्सटेंड्स आर अवेलेबल टू स्टोर द डाटा। तो उसको फ्री एक्सटेंड्स कहते हैं। तो ये उसका स्टाइल होता है लोकली मैनेज के अंदर। ठीक है, तो डिक्शनरी मैनेज के अंदर जो सा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, डाटा डिक्शनरी में वो एक टेबल बना लेगा और उसको कहते हैं फ्री लिस्ट, एक्सटेंड फ्री लिस्ट। तो उसमें वो मेंटेन करेगा कि आपके कौन कौन से एक्सटेंड है, लाइक एक्सटेंड 1 2 3 4 5। तो जो जो इस तरह एक्सटेंड नंबर्स जो उनसे वो फ्री लिस्ट में होंगे, इट मीन्स कि दीज आर अवेलेबल फॉर स्टोरिंग द डाटा। और जैसे ही वो फुल हो जाएगा, 4 MB का है तो 4 MB डाटा हमने स्टोर किया, उसकी एंट्री वो फ्री लिस्ट से निकाल के यूज लिस्ट में डाल देगा, दूसरे टेबल में डाल देगा। क्योंकि जैसे ही ओरेकल आप डाटा इंसर्ट करते हैं, आप इंसर्ट की कमांड देते हैं कि ये रो जो है वो इस टेबल में इंसर्ट करो, तो सबसे पहले ओरेकल क्या करता है, अगर तो वो लोकली मैनेज टेबल स्पेस है तो ओरेकल विल स्कैन द बिट मैप ऑफ दैट टेबल स्पेस। वो स्कैन करके देखेगा कि कौन सा एक्सटेंड फ्री है जिसमें ये डाटा इंसर्ट किया जा सकता है। और अगर वो लोकली मैनेज डिक्शनरी मैनेज्ड है तो Oracle will scan the table of that data dictionary कि जिसके अंदर फ्री लिस्ट पड़ी हुई है।
और वो उसमें से एक्सटेंड फ्री लिस्ट फाइंड आउट करेगा और उस ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके डाटा इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह इसको टेबल स्पेस को मैनेज करने के दो मेथडोलॉजीज कैन बी यूज्ड, लोकली मैनेज्ड एंड डिक्शनरी मैनेज। तो हर जो ये दोनों अप्रोचेज जो है ना, हर अप्रोच के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आप डिस्कस करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि उसमें कौन से टाइम के ऊपर कौन सी जो मैनेजिंग पॉलिसी है वो ज्यादा सूटेबल है, बेटर है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि आप ये यूज करेंगे ये नहीं यूज करेंगे, तो वो मिक्स उसमें मोड में होता है। तो मतलब लोकली मैनेज में रिड्यूस कंटेंशन और डाटा डिक्शनरी। लोकली मैनेज का ये फायदा हो जाता है कि आपकी जो डाटा डिक्शनरी है वो ओवरबर्डन नहीं होती। फिर वही बात है कि अगर आप करेंगे तो आपकी डाटा डिक्शनरी में आपके बाकी मेटा डाटा भी स्टोर हो रहा होता है, तो वो फिर जो है वो एक्सटेंड मैनेजमेंट भी आपकी जो है वो डाटा डिक्शनरी के थ्रू हो रही होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए फॉर योर यूजर डिफाइंड टेबल स्पेसिस यू कैन अडॉप्ट द लोकली मैनेज टेबल स्पेस मैनेजमेंट। तो जिसमें वो बिट मैप बना के तो उसी स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करेगा। और अगर आप उसको लोकल मैनेजमेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो नो अंडू सेगमेंट जनरेटेड, ये उसका सेकंड फायदा है, क्योंकि उसमें वो टेबल्स की फॉर्म में करता ही नहीं। देखिए जिधर भी कोई टेबल बनेगा तो जब भी आप कोई चेंज करेंगे एक उस टेबल की वैल्यू को, तो आपका अंडू सेगमेंट क्रिएट होगा होगा ऑब्वियस बात है। तो लोकली मैनेज में क्या होता है कि वो टेबल बनाता ही नहीं, वो उसका बिट मैप एक इंडेक्स बनाता है, ठीक है। तो इसलिए जिधर इंडेक्स होगा उधर फिर आपके अंडू सेगमेंट्स भी जनरेट नहीं होंगे। तो दीज आर द वी कैन से दैट द मेरिट्स और एडवांटेजेस कह लें या प्लस पॉइंट्स कह लें, ठीक है, ऑफ द लोकली मैनेज टेबल स्पेस पॉलिसी। और फिर जो थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कि नो कोलिजिंग रिक्वायर्ड। देखें आपने विंडोज अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपने इसमें किया होगा फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन। तो उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज आपके 4 ब्लॉक्स हैं, 20% डाटा आपके फर्स्ट ब्लॉक में पड़ा है, 50% डाटा सेकंड ब्लॉक में पड़ा है और 70% डाटा थर्ड ब्लॉक में पड़ा है। तो अब आपके पास कंटिन्यूस मेमोरी जो है वो एक ही ब्लॉक बचता है, बाकी 20% एक जगह है, 50% एक जगह, 30% एक जगह। तो अगर आप लार्ज डाटा इंसर्ट करना चाहें तो वो स्प्लिट होके स्टोर होगा। तो अगर आप उसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो वो क्या करेगा, वो तमाम डाटा को जो उनसे 50% उठाएगा और जो 20% वाला है उस ब्लॉक में इंसर्ट कर देगा, तो वो आपका पूरा ब्लॉक फ्री हो जाएगा। और फिर जो 70% है उसका 20% उठाएगा और पहला ब्लॉक 100% फिल हो गया। और अब आपके पास 2.5 blocks continuous memory will be available to store the new data. तो that is called also including। तो ओरेकल में जो सा ये सारे को कोलिजिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके डाटा जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लॉक्स में स्टोर होता है, तो ओरेकल भी अपने ओरेकल ब्लॉक्स में डाटा स्टोर करता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके कि ओरेकल ब्लॉक क्या होता है और कैसे वो काम करता है। तो बहरहाल ये है कि वो जो आपका डाटा स्प्लिट होता है इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स में, उसको वो इकट्ठा करके कंपैक्ट करके तो एज मच एज पॉसिबल वो उसको कंबाइन कर देता है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा वो करें। बाद दफ़ा नेचर ऑफ डाटा ऐसा होता है कि वो इसी तरह स्प्लिट ही स्टोर होना है। तो फिर आप बेशक कोलिजन की कमांड दे भी दें तो वो कोई भी नथिंग चेंज विल बी हैपन। तो लेकिन ये है कि ओरेकल विल ट्राई टू कह लें कि कंपैक्ट द डाटा एज मच एज पॉसिबल इफ यू विल गिव द कोलिजिंग कमांड। लेकिन अगर आपको बिट मैप यूज करते हैं लोकली मैनेज, तो क्योंकि वो बिट मैप बनाता है टेबल्स में उसका डाटा स्टोर ही नहीं होता, तो नो कोलिजिंग विल बी रिक्वायर्ड इन दैट केस। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्रिएट टेबल स्पेस और फिर डाटा फाइल और एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल यूनिफॉर्म साइज। तो इसका मतलब ये आप बता रहे हैं जी कि इस टेबल स्पेस की जो स्पेस मैनेजमेंट है उसको वो लोकली मैनेज करे। और डिक्शनरी मैनेज जो है वो उसके पॉइंट्स हैं। तो उसमें ये आ जाता है कि एक्सटेंड्स आर मैनेजमेंट इन द डाटा डिक्शनरी। वो डाटा डिक्शनरी के अंदर उसका एक टेबल बनाएगा और उसमें आपकी एक्सटेंड मैनेजमेंट करेगा। और ईच सेगमेंट stored in the table space can have a different storage class। तो
जो आपके जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो एक ही टेबल स्पेस में स्टोर होंगे, उनकी भी आप डिफरेंट स्टोरेज पॉलिसीज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और कुलीजिंग विल बी रिक्वायर्ड, तो क्योंकि टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा था, तो फिर उसमें आपको टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द कमांड टू परफॉर्म द कुलीजिंग। तो ये हम नेक्स्ट जब ब्लॉक लेवल पे जाएंगे ना, तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कुलीजिंग क्या होती है, उसकी कमांड क्या होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है, तो क्यों करनी जरूरी है, ये डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको आइडिया वैसे दे दिया। तो क्रिएट टेबल स्पेस, उसका नाम डाटा फाइल आ गया, साइज, एक्सटेंड मैनेजमेंट, डिक्शनरी, डिफॉल्ट स्टोरेज। तो ये आपकी डिफॉल्ट, तो इधर आपने बता दिया जी कि आपकी एक्सटेंड मैनेजमेंट जो है वो डिक्शनरी मैनेज होगी, तो ये उसकी कमांड आ गई। उसके बाद देखें ये हम कर रहे हैं टेबल स्पेसिस, और उसमें हमने कहा जी दो टाइप्स की होती हैं, सिस्टम और नॉन सिस्टम। तो नॉन सिस्टम टेबल स्पेस में फिर आपकी यूजर डाटा, आप अपने यूजर जो एक्चुअल डाटा है उसके लिए टेबल स्पेस बना सकते हैं। और सेकंड जो नॉन सिस्टम आती है वो आती है अनडू टेबल स्पेस। अच्छा, अनडू जो टेबल स्पेस है ये भी दो टाइप्स की होती है। एक होते हैं आपके अनडू सेगमेंट्स विच विल बी जनरेटेड बाय अगेंस्ट द डाटा डिक्शनरी। आपकी जो डाटा डिक्शनरी में आप कोई अपडेशन करेंगे तो उसके अगेंस्ट वो अनडू सेगमेंट जनरेट होगा। तो वो तो आपका सिस्टम टेबल स्पेस में ही स्टोर होना है, उसको कहते हैं सिस्टम अनडू सेगमेंट्स। लेकिन आप अपने जो यूजर्स डाटा है उसके लिए जाहिर आप अपडेशन करेंगे तो आपका अनडू डाटा जनरेट होगा। उसके लिए यू शुड क्रिएट अ सेपरेट अनडू टेबल स्पेस just to avoid the contention or overburden on your सिस्टम के टेबल स्पेस। तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यही कमांड है, क्रिएट अनडू टेबल स्पेस, उसका नाम और डाटा फाइल और उसका साइज, ये आपका आ गया। फिर इसी तरह आप टेम्परेरी, अच्छा ये मुझे कोई बंदा बताएगा कि टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि फॉर स्टोरिंग द टेम्परेरी डाटा। लेकिन टेम्परेरी डाटा क्या होता है, किस किस्म का होता है? देखिए आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है सॉर्टिंग ऑपरेशंस आप हैं, आप कोई ज्वाइन लगाते हैं, और आपको पता है कि ज्वाइन इज विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टेबल्स एंड देन सिलेक्शन, सिलेक्टिंग द रोज, पर्टिकुलर रोज। अब देखिए अब उसने सबसे पहले टू टेबल्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट लेना है, और वो आउटपुट लेके फिर उसके ऊपर सिलेक्शन परफॉर्म करेगा। आपका एक टेबल है वन, एक है टू, दोनों की 10 10 रोज हैं। तो जब आप उसके ऊपर ज्वाइन लगाएंगे तो 10 × 10 100 रोज क्रिएट होनी है उसकी मल्टीप्लीकेशन पे। अब वो टेम्परेली 100 रोज कहीं स्टोर तो होनी है ना, दैट विल बी कॉल्ड योर टेम्परेरी डाटा। तो अब 100 रोज को वो स्टोर करेगा, वो आपको आउटपुट आई, और फिर उसके ऊपर सिलेक्शन करके हो सकता है सिर्फ 20 रोज को आउटपुट में लेके आए, बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग that data will be generated temporarily and must be stored somewhere। तो उसके लिए आप temporary table space, it is highly recommended, otherwise that will also be stored in the system table space। तो उससे जो है वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस ओवरबर्डन होके तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाती है। तो अब आप बीइंग अ डीबीए, इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी to maintain the performance of your database and to tune the database up to the mark and the maximum efficient utilization of the resources to maintain the performance of your database। तो आपने उसको करना है। अब ये नहीं कह सकते कि अब ये कौन करे, तो खुद ही स्लो डाउन हो जाएगी, बाद में ठीक हो जाएगी जब आपका ऑपरेशन ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह तो उसमें फिर डीबीए के काम ही क्या होगा। तो इसलिए फिर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपने किस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किस किस्म के मेयर्स करनी है। तो टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो यू कैन क्रिएट टेम्परेरी टेबल स्पेस, और उसके लिए फिर आप उसको एक्सटेंड मैनेजमेंट, लोकल या डिक्शनरी वो आप बता सकते हैं। अगर टेम्परेरी टेबल स्पेस आप जितनी मर्जी बना लें, ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने 3 टेम्परेरी टेबल स्पेस बना ली हैं, तो अब आप जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनके लिए आप डिफरेंट टेबल स्पेसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी आप उस लेवल पे आपको हर दफा टेम्परेरी टेबल स्पेस डिफाइन ना करनी पड़े, देन यू कैन मेक वन
टेबल स्पेस एज अ डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। तो फिर वो जो भी यूजर होगा सबके लिए वो डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस जो सा वो यूज हो जाएगी। लेकिन उसमें ये है कि एट अ टाइम यू कैन ओनली डिफाइन अ वन डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। एक से ज्यादा आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज एट एनी टाइम। तो आप किसी भी टाइम के ऊपर अपनी डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये टेबल स्पेस नहीं बनाते तो ऑब्वियस बात है कि वो फिर आपका टेम्परेरी डाटा भी सिस्टम टेबल स्पेस में होगा और वो फिर उसको ओवरबर्डन करेगा। तो एलिमिनेट्स द यूजिंग सिस्टम टेबल स्पेस फॉर। तो अगर ये बना लेते हैं तो ये फिर टेबल स्पेस को ओवरबर्डन होने से बचाएगा कि उधर आपका टेम्परेरी डाटा स्टोर नहीं होगा। तो क्रिएट टेबल से और वो जो उनसे सिंपल आल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्परेरी। तो आपने पहले टेबल स्पेस बना लेनी है जैसे इस कमांड के साथ। फिर देन यू कैन डिक्लेयर दैट टेबल स्पेस एज अ डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस। तो क्रिएट डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, अगर आप एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि ये क्रिएट डेटाबेस की कमांड है और डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस आगे उसका नाम टेम्प फाइल। तो ये उसकी आप फाइल क्रिएट कर दें और उसका जो सा वो साइज डिफाइन कर दें। और क्रिएट डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस में अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी टाइम के ऊपर तो आप सिंपल अल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस, तो इसको आप टेम्प टू को आप डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दें। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी डाटा टेबल स्पेस आपने एज अ डिफॉल्ट डिक्लेयर की है या आपने की भी है कि नहीं की, तो उसमें कुछ टेम्परेरी टेबल स्पेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो यू कैन क्यूरी the data dictionary view. Select static from database underscore properties. So it will display the all different types of table spaces which will be created for that database. तो उससे आप देख सकते हैं। आप जस्ट डीबी हैं, आपने अभी ज्वाइन किया एंड यू वांट टू सी के जी हाउ मेनी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल स्पेसेस आर क्रिएटेड फॉर दिस डेटाबेस। तो आप सिंपल इसको क्यूरी करेंगे तो वो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिफॉल्ट टेम्परेरी, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या आती हैं कि ड्रॉप अंटिल अ न्यू डिफॉल्ट इज मेड। अगर आपने एक दफ़ा डिफॉल्ट बना दी तो फिर आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक आप अपनी किसी दूसरी को डिफॉल्ट डिक्लेयर ना कर दें। तो आपने टेम्प वन बनाई, अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, आपकी वो लोकेशन, आप वो स्टोरेज मीडिया ही चेंज करना चाहते हैं डिटैच करके, तो आप एक नई टेबल स्पेस बनाए टेम्प टू, उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करें और फिर टेम्प वन को जो सा वो ड्रॉप कर दें। अदरवाइज आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और टेक ऑफलाइन, आप उसको ऑफलाइन नहीं कर सकते। और अल्टर टू अ परमानेंट, और एक दफ़ा अगर आपने टेम्परेरी बनाई तो फिर आप उसको परमानेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीड ओनली। तो अब ये देखें, अब लेट्स सपोज हम एक डेटाबेस बनाते हैं और उसमें हम कहते हैं जी कि ये जो फाइनेंस का जो फीस का डाटा है ना, ये हम किसी भी यूज़र को नहीं चाहते कि वो उसको रीड करे। तो आप उसके लिए एक और डाटा टेबल स्पेस बनाए फाइनेंस, ठीक है, और उसके अंदर वो टेबल स्टोर करें एंड यू कैन मेक दैट टेबल स्पेस रीड ओनली। नाउ दैट पोर्शन विल बी only can be read for a particular users and other user cannot even access that data or read that data। तो ना वो उसको अपडेट कर सकेंगे और सिर्फ जिसको आप एक्सेस देंगे वो उसको सिर्फ रीड कर सकेंगे। तो इस तरह आप एक पोर्शन ऑफ डाटा को जो है वो डेटाबेस को, सॉरी, पोर्शन ऑफ डेटाबेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ रीड ओनली पोर्शन। तो वो कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी टेबल स्पेस को रीड ओनली करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स होंगे, तीन स्टेप्स परफॉर्म होंगे। नंबर वन, चेक पॉइंट फायर होगा। तो चेक पॉइंट का आपको पता है कि ये क्या करता है। ये क्या करता है, ये इट विल सिंक्रोनाइज द मेमोरी स्ट्रक्चर विद योर डाटा फाइल्स। तो ये अप टू डेट कर देगा। सबसे पहले वो डीबी राइटर को ट्रिगर करेगा, डीबी राइटर से पहले लॉग राइटर को ट्रिगर करेगा, लॉग राइटर बफर कैशे से डाटा रीड लॉग फाइल में लिखेगा, फिर डीबी राइटर डाटी बफर बफर कैशे से डाटा फाइल में लिखेगा, फिर वो उसके हेडर को अपडेट करेगा। और चेक पॉइंट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी रिटन इन द कंट्रोल फाइल
एंड द हेडर फाइल, और वो कंप्लीट हो गया। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं चेक पॉइंट के। तो जब भी आप किसी टेबल स्पेस को रीड ओनली की कमांड देंगे तो चेक पॉइंट फायर होगा। इट मींस कि अगर ऑलरेडी उसमें कोई भी चेंजेस हैं, दोज मस्ट बी शोन परमानेंटली इन द डाटा फाइल्स। तो अगर कोई उसमें ऐसी कह लें कि चेंजेस हैं जो कि अभी आपके मेमोरी के अंदर है, डाटा फाइल में नहीं है, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर वो उसको रीड ऑन नहीं करेगा। तो जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। और डाटा अवेलेबल ओनली फॉर रीड ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट्स कैन बी ड्रॉप फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट है कि आप डाटा को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्ट हैं, आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी रो को चेंज नहीं कर सकते रीड ओनली मोड में। तो ये 3 जो उनसे ये इंपॉर्टेंट उसकी रिस्ट्रिक्शंस कह लें, लिमिटेशंस कह लें, या स्टाइल कह लें। ऑफलाइन आप कर सकते हैं, तो डिफरेंट टेबल स्पेसेस को ऑफलाइन आपको करना पड़ सकता है ड्यू टू डिफरेंट पर्पसेस। तो उसके लिए जो सा है वो आप सिंपल जो सा है वो टेबल स्पेस, सिस्टम टेबल स्पेस को आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है। डिफॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस को आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। और अनडू टेबल स्पेस, लेकिन अनडू टेबल स्पेस फिर सिर्फ वो जिसमें करंटली आपके अनडू सेगमेंट स्टोर हो। अगर आपके कोई भी एक्टिव अनडू सेगमेंट नहीं है, देन दैट अनडू टेबल स्पेस कैन बी मेड ऑफलाइन। तो इसके अलावा फिर सिस्टम और टेम्परेरी टेबल स्पेस को आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि ऑल द टाइम दीज टेबल स्पेसेस मस्ट बी अवेलेबल फॉर द ओरेकल सर्वर। अगर आप सिस्टम टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर देंगे तो वो आपका पूरा सर्वर ही शट डाउन हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको आप नहीं छेड़ सकते, और टेम्परेरी टेबल स्पेस को भी नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए तरीका यही है कि आल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन हो जाएगी। बाद में अगर आपने ऑनलाइन करना है तो आल्टर टेबल स्पेस और उसको ऑनलाइन कर दें। स्टोरेज सेटिंग, लेकिन पहला हमने बताया था कि डेटाबेस लेवल पे, ठीक है। तो अब आप जो है वो अपना टेबल स्पेस लेवल पे स्टोरेज सेटिंग कर सकते हैं। आल्टर टेबल स्पेस और यूजर डाटा मिनिमम एक्सटेंड 2 MB। तो आपने मिनिमम एक्सटेंड जो है वो साइज जो है वो 2 MB कर दिया। लेट्स सपोज वो पहले 1 MB था, तो इस तरह अब वो बाकी सब के लिए 1 MB होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टेबल स्पेस के लिए वो 2 MB हो जाएगा। ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है if you will manage your data in the form of table spaces। और alter table space user data default storage initial 2 MB next 2 MB max। तो ये आपने extension policy define कर दी। तो for this table space this extension policy will be followed, ठीक है। तो बाकियों के लिए डिफॉल्ट होगी जो आपने डेटाबेस लेवल पे की होगी डिफाइन। स्टोरेज सेटिंग फॉर लोकली मैनेज टेबल स्पेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो जो आपकी लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस होंगी उनकी स्टोरेज पॉलिसी को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिट मैप के थ्रू कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। तो उसका वो एक दफ़ा बिट मैप बना देगा तो वो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन जो डिक्शनरी मैनेज है दैट कैन बी चेंज एनी टाइम। रीसाइजिंग, तो आप अपने टेबल स्पेस को रीसाइज करने के 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग डाटा फाइल है उसका साइज इंक्रीज कर दें। नंबर 2 आप एक और डाटा फाइल उसमें ऐड कर दें। तो चेंजिंग द साइज, तो ऑटोमेटिकली यूज ऑटो एक्सटेंड, तो वो ये काम है ऑटो एक्सटेंड से भी आप कर सकते हैं, और या फिर मैनुअली आप अल्टर टेबल स्पेस से उसको कर सकते हैं। एक्सटेंशन, ऑटो एक्सटेंशन ऑन कैसे करनी है, तो उसके लिए 2 डिफरेंट लेवल्स हैं। या तो यह है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस आप कर लें, या एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल स्पेस कर लें। अगर दोनों लेवल्स पे नहीं किया देन यू कैन यूज आल्टर टेबल स्पेस कमांड। तो आल्टर टेबल स्पेस और ऐड डाटा फाइल और फिर ऑटो एक्सटेंड ऑन। या फिर ये है कि आप टेबल स्पेस जब आपने क्रिएट की है तो एट दैट टाइम यू कैन डिफाइन कि ऑटो एक्सटेंड ऑन और नेक्स्ट 10 MB मैक्स साइज, तो वो ऑटो एक्सटेंशन ऑन हो जाएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी डाटा फाइल्स के लिए जो सा है वो आपकी ऑटो एक्सटेंशन पॉलिसी ऑन है और किन के लिए नहीं है, तो यू कैन क्यूरी DBA अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स।
ये डाटा डिक्शनरी व्यू है, यू कैन क्यूरी दैट एंड यू कैन गेट द स्टेटस, यू कैन गेट द extension policy type of that particular data file, and particular data file will will also be belongs to a particular table space. तो मैनुअली अगर आपने रिसाइज करना है, तो अगर आप ऑटो एक्सटेंशन नहीं करते, ठीक है, तो ऑटो एक्सटेंशन में क्या होता है कि ये मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि आपने मैक्सिमम साइज रखा है 200 MB। तो ऑटो एक्सटेंड ऑन किया तो आप कहते हैं जैसे ये 200 फिल होगा, वो नेक्स्ट कितना उसको 10 MB और असाइन कर दे, फिर वो फिल हुआ, नेक्स्ट वो कर दे, और मैक्स साइज जो है वो आपने रख दिया 500 MB। इसको आप अनलिमिटेड कर दें तो वो अनलिमिटेड आपकी फाइल ग्रो होती जाएगी। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल रिसोर्सेज विच यू हैव एंड द नेचर ऑफ डाटा विच यू वांट टू स्टोर इनटू दैट डाटा। और अगर आप कहते हैं जी कि ऑटो पॉलिसी आप नहीं रखना चाहते, देन यू कैन रीसाइज योर डाटा फाइल बाय दिस alter database command। alter database डाटा फाइल रीसाइज 200। तो पहले वो लेट्स सपोज 100 MB थी, अब आपने रीसाइज करके 200 MB कर दिया। अदरवाइज वो फिर आप उसमें डाटा स्टोर नहीं, जब वो 200 फिल हो जाएगा वो फिर डाटा स्टोर नहीं करने देगा आपको, वो कहेगा जी देर इज नो एनफ स्पेस टू स्टोर दिस डाटा। देन you have to resize again manually by executing this command। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपकी एक डाटा फाइल फुल हो गई है तो यू कैन ऐड वन मोर न्यू फाइल। उसकी रीजन ये होती है मे बी यू वांट टू स्टोर योर डाटा ऑन अ डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज आप कहते हैं कि ये एक डाटा फाइल इधर बन गई है, तो अब दूसरी फाइल आप किसी और स्टोर पे लोकेशन पे करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो आप उसी को एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप यू कैन add a one more data file on a different location but it belongs to the same table space। तो उसके लिए alter table space user data add data file, और ये फिर उसका मैक्स साइज हो गया। अच्छा, ये जो alter table space की कमांड है ना, एक चीज आपने याद रखनी है, इट विल नॉट क्रिएट द फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा फाइल फॉर योर सिस्टम। वो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड से ही क्रिएट करनी है। लेकिन अल्टर सिस्टम की कमांड क्या करेगी, इट विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ योर कंट्रोल फाइल। ये उस बाइनरी फाइल में लिख देगी कि अब ये जो यूजर डाटा है उसके अंदर आपने ये वाली डाटा फाइल ऐड कर दी है, उसका कंप्लीट पाथ और उसका नाम। क्योंकि जब भी आप डाटा को स्टोर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी कंट्रोल फाइल को रीड करेगा, और उसको पता होगा कि इस वक्त आपकी जो डाटा फाइल है वो एक फुल होगी और दूसरी फाइल इस लोकेशन पे U01 और डाटा और इस नाम से स्टोर है, तो वो उधर जाके उसके नंबर ऑफ एक्सटेंट्स को देखेगा और उसमें डाटा इंसर्ट कर देगा। तो इसलिए आल्टर टेबल स्पेस की कमांड जो है वो आपकी फिजिकल फाइल्स को क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन वो सिर्फ आपके कंटेंट्स, आपके कंट्रोल फाइल के कंटेंट्स को चेंज करेगी। तो ये उसमें चेंज आ जाती है। और आप जो उनसे वो मूव कर सकते हैं, आपकी जो टेबल स्पेस है उसमें अपने, आपने कोई स्टोरेज मीडिया, पहले आपने सपोज हार्ड डिस्क लगाई हुई थी, तो अब आपने जो उनसे वो आपने कोई रैक इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है, या आपने कोई रेड यूनिट आपने लगा लिया है अपने स्टोरेज मीडिया के लिए, तो नाउ यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर डाटा फाइल। तो उसके लिए फिर सिंपल अल्टर टेबल स्पेस यूजर डाटा रीनेम, रीनेम की कमांड ही यूज होती है दोनों कामों के लिए। डाटा फाइल आपकी प्रीवियस लोकेशन एंड टू न्यू लोकेशन एंड न्यू नेम, ठीक है, सेम नेम भी हो सकता है, न्यू नेम भी हो सकता है, तो वो कर लें। लेकिन उसके लिए स्टेप्स क्या परफॉर्म करेंगे आप, उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि टेक द टेबल स्पेस ऑफलाइन, उसको ऑफलाइन करेंगे, और यूज एन ओएस कमांड टू मूव एंड कॉपी द फाइल। तो आप ओएस की कमांड के साथ जो है वो फाइल को फिजिकली कॉपी करेंगे न्यू लोकेशन के ऊपर, और एग्जीक्यूट, देन यू विल एग्जीक्यूट दिस कमांड, क्योंकि इस कमांड ने सिर्फ आपकी कंट्रोल फाइल को अपडेट करना है। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे, नाउ योर ओरेकल सर्वर विल नो दैट योर द लोकेशन ऑफ योर डाटा फाइल इज चेंज्ड। तो वो उस चेंज लोकेशन पे जाके डाटा को
स्टोर करना शुरू कर देगा। और ब्रिंग द टेबल स्पेस ऑनलाइन और यूज द ओएस कमांड टू डिलीट द फाइल फ्रॉम द ओल्ड लोकेशन, फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन इफ नेसेसरी। अगर आप पुरानी लोकेशन से डाटा फाइल को करना चाहते हैं वो भी आप फिर ओएस की कमांड से करेंगे। तो दीज आर द कंप्लीट स्टेप्स। तो मूविंग डाटा फाइल को भी मूव करने के लिए भी सिंपल यही करते हैं, और टारगेट फाइल मस्ट एग्जिस्ट। और फिर आप जो सा वो किसके सॉरी ड्रॉप कर सकते हैं टेबल स्पेस को। तो ड्रॉप के लिए जो सा वो कैस्केडिंग का वही कंसेप्ट है जो कि हमने पहले पढ़ा था जब आपने कंस्ट्रेंट्स पिछले कोर्स में अप्लाई किए थे, कि अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन की हुई है तो आप प्राइमरी की टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अगेंस्ट डिपेंडेंट वैल्यूज पड़ी होती हैं फॉरेन की में। तो उसके लिए फिर कैस्केड करते हैं। तो इसी तरह अगर आपका टेबल स्पेस है एंड यू वांट टू ड्रॉप दैट, तो उसके लिए फिर आपको यू हैव टू इंक्लूड द कैस्केड ऑप्शन और इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शंस हैं कि वो जो टेबल स्पेस है उसमें डाटा फाइल्स को भी करे और कंटेंट्स को भी करे, और विदाउट कंटेंट और डाटा फाइल भी कर सकते हैं। आल्टर सिस्टम सेट, तो अगर आप अब यही काम आप पीछे सारे काम आप करके आ रहे हैं, अगर आप यही काम बाय यूजिंग ओएमएफ ओरेकल मैनेजिंग फाइल्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू सेट दिस पैरामीटर इनटू योर पी फाइल डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट। आपने इधर एक लोकेशन दे दी, ठीक है। तो नाउ ऑल योर डाटा फाइल्स विल बी स्टोर्ड एट दिस लोकेशन। तो अब आपको जो सा है वो कोई भी कह लें कि लोकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पी फाइल में ये पैरामीटर सेट नहीं किया और बाद में आपने सोचा कि जी ये आप सारा काम जो है हर दफा आपको ये कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, फाइल का नाम देना पड़ता है और ये सारी चीजें, तो आप करना चाह रहे हैं तो आल्टर सिस्टम की कमांड से यू विल क्रिएट डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट एंड ये आगे आप लोकेशन दे दी। तो इट विल एक्चुअली क्या करेगी, आल्टर सिस्टम की कमांड क्या करेगी, इट विल चेंज और अपडेट योर एसपी फाइल। तो अब इधर आपको ये देखें कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर आप ये रन टाइम के ऊपर ये वाली चेंज करना चाहते हैं, देन योर डेटाबेस मस्ट बी स्टार्टेड बाय यूजिंग द एसपी फाइल इंस्टेड ऑफ पी फाइल। अगर आपने पी फाइल से अपनी डेटाबेस ओपन की है तो फिर आप ये वाली कमांड रन कर भी देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टर सिस्टम की कमांड कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द और अपडेट द कंटेंट्स ऑफ द पी फाइल। तो पी फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, तो वो इट कैन ओनली अफेक्ट और चेंज द एस पी फाइल। तो ये एक है, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में भी, और कल को आप अगर कहीं इंटरव्यू भी देते हैं तो उसमें भी। तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कंसेप्ट अबाउट दैट। तो अल्टर सिस्टम की कमांड क्या करती है, सिंपली इट विल अपडेट द कंटेंट्स ऑफ योर एसपी फाइल। और अल्टर डेटाबेस और अल्टर टेबल स्पेस, ये क्या करती है, कमांड क्या करती है, इट विल चेंज और अपडेट द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल फाइल। ये अब आपने याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट ज्यादा इधर से ही कंफ्यूज होते हैं कि जी अल्टर सिस्टम लिखना है या अल्टर डेटाबेस लिखना है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड किधर चेंज कर रही है। अगर ये चीज आपने याद रखी और समझ आ गई तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आप क्या लिखें, अल्टर डेटाबेस लिखें कि अल्टर सिस्टम लिखें। और फिर आप जो है वो क्रिएट टेबल स्पेस आपने लिखी। लेकिन पहले आपने इधर जब आपने किया था क्रिएट या अल्टर डेटाबेस, तो ये तो आपको ये पूरा टेम्प फाइल तो पूरा उसका पाथ और ये देना पड़ा था। अब आपने जब ओएमएफ में आपने वो पैरामीटर सेट कर दिया तो अब आपकी कमांड सिंपलीफाई होगी, सिंपल। तो अब आपने सिंपल ये वाली क्रिएट टेबल स्पेस टेक्स्ट और डाटा फाइल और उसका साइज, फिर उसका आपको नाम और उसका कंप्लीट पाथ इधर देने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो आपने इधर पाथ सेट किया होगा डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट के, उसमें जो पाथ आपने सेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली उधर जाके आपकी फाइल डाटा फाइल को स्टोर कर देगा।
और अल्टर टेबल स्पेस टेक्स्ट डेटा ऐड डाटा फाइल। तो अब भी आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उस पाथ पे कर देगा। और ये आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं, कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। और obviously you can get the information about the table spaces by querying the data dictionary views and the dynamic performance views। तो ये जो उनसे वी डॉलर साइन, ये आपके डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं। और ये जो डी बी अंडर स्कोर टेबल स्पेसिस है, दीज आर योर डाटा डिक्शनरी व्यूज। तो इसको आप लोग क्यूरी करके एक दफ़ा ज़रूर देखा करें कि इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डी बी अंडर स्कोर टेबल स्पेसिस और डी बी वी डॉलर साइन अंडर स्कोर टेबल स्पेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो वो आपकी डाटा डिक्शनरी से इंफॉर्मेशन लेके आएगी, तो ऑब्वियसली कि उनके कंटेंट्स, कुछ कंटेंट्स ओवरलैप कर रहे होंगे और कुछ जो उनसे वो डिफरेंट भी होंगे। तो ये समरी जो आज का यूनिट हमने पढ़ा है, ये मैंने थोड़ा सा कर लिया। चाहिए 8 हो गया, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 9 यूनिट। 9 यूनिट में है जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं टेबल स्पेस जो कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो इसी को ये कंटिन्यूएशन है। तो वी विल डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर फर्दर। टेबल स्पेस के बाद कौन सा आता है, फिर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, पहले भी आपने बड़ा काफी दफा उधर यूज भी हुआ है, सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट, और इसको हम देखेंगे। और इसका फिर फायदा क्या है कि वाई ओरेकल ट्रीट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एज अ सेगमेंट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर हम डीबी ब्लॉक और उसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, और उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं उसको देखेंगे। एंड ऑब्वियसली देन वी कैन obtain the information about the storage structures from the data dictionary by querying the data dictionary views and dynamic performance views as well। तो ये ओवरऑल हिरार्की है सबसे अपर क्योंकि लेवल सर पे। जी जी। सर काफी नहीं है इतना। हाँ जी काफी है, बस ये थोड़ा सा ये पूरा नहीं यूनिट करते, थोड़ा सा सिर्फ पढ़ेंगे। तो देखिए ओवरऑल जो है सबसे अपर लेवल पे आपकी डेटाबेस आती है, और उसके बाद जो सिस्टम टेबल स्पेस है, और वो हमने अभी जैसे पढ़ा टेबल स्पेसिस एंड डिफरेंट टाइप्स की, सिस्टम यूजर डाटा, लार्ज ऑब्जेक्ट टेबल स्पेसिस हैं, टेम्परेरी टेबल स्पेसिस हैं। तो वो अब डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यू कैन क्रिएट, यू कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ डिफरेंट टेबल स्पेसिस। और फिर उसके लिए आप डिफरेंट जो अपनी पॉलिसीज जो उनसे वो हर टेबल स्पेस के लिए वो सेपरेट डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उसमें आ जाता है डाटा फाइल। तो डाटा फाइल विल बी अटैच टू अ पर्टिकुलर टेबल स्पेस, क्योंकि ये आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। और फिर आ जाता है सेगमेंट्स, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेगमेंट। उसका फायदा उसका ये है कि Oracle will give you the flexibility to define the different पॉलिसीज। वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, एक्सेस पॉलिसी हो सकती है, स्टोरेज पॉलिसी हो सकती है, एक्सटेंशन पॉलिसी हो सकती है। तो यू कैन डिफाइन, यू कैन इम्प्लीमेंट एट द सेगमेंट लेवल एज वेल। तो आप टेबल स्पेस लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ओवरऑल डेटाबेस लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इवन फिर सेगमेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं अभी। और फिर आ जाता है एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड जैसे अभी हम बात कर रहे थे पिछले उसमें, कि एक्सटेंड इज अ मिनिमम continuous memory या storage unit which will be used to allocate and deallocate the space to the data file or the segments। तो जब आप सेगमेंट्स को कोई स्पेस एलोकेट करेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स या इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ओरेकल डीबी ब्लॉक। तो ओरेकल जो डीबी ब्लॉक है दैट इज द मिनिमम कॉन्टिन्यूस मेमोरी विच विल यूज्ड बाय द ओरेकल सर्वर टू परफॉर्म द रीड राइट ऑपरेशंस। तो ओरेकल जब भी डाटा डाटा फाइल से फिजिकली रीड करेगा या राइट करेगा, तो वो हमेशा ब्लॉक की फॉर्म में रीड करेगा। लेट्स सपोज आप एक क्यूरी देते हैं कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 15। तो अब आपने क्या किया, आप चाहते हैं यू वांट टू एक्सेस द नेम ऑफ द रोल नंबर 15।
तो ओरेकल ब्लॉक जब भी अब डाटा उसने रीड करना है तो वो सिंपल ये नहीं करेगा कि डाटा फाइल में जाएगा और रोल नंबर 15 के अगेंस्ट नाम उठा के ले आएगा, नहीं। वो देखेगा कि ये जो वाली रो जोन सी है, ये कंप्लीट रो किस ब्लॉक के अंदर स्टोर है। तो वो जो सा वो पूरा ब्लॉक रीड करेगा और उसको बफर कैशे के अंदर इंसर्ट करेगा, एंड देन द रिलेटिव डाटा विल बी रीड एंड डिस्प्लेड फॉर द यूजर। ये ओरेकल का वर्किंग स्टाइल है। ठीक है, तो अब ओरेकल ब्लॉक जोन सा है उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डाटा और द टाइप ऑफ डाटा एंड द साइज ऑफ डाटा। तो उसके ऊपर आप जोन सा वो कर सकते हैं। तो उसमें भी दो मोड आते हैं, ये हम आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज, जो उसका डिफॉल्ट ब्लॉक साइज होता है। तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं ओनली वंस व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस। After creating the database, you cannot change the default size of your block. और इसके अलावा Oracle आपको फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन क्रिएट द 4 डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज। तो Oracle 9 ऑनवर्ड जो है वो आप 4 नॉन स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आपके डिपेंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर। ये जब ब्लॉक वाला आएगा तो उसमें मैं ना कोई एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि इसका फिर फायदा क्या है। ठीक है, कि ब्लॉक साइज डिफरेंट रखने का फायदा क्या है और डिफॉल्ट और ये कैसे काम करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको मैंने एक जस्ट फेमिलियर किया नाम के साथ इन सब के। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंट। तो देखिए सिंपल है, जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो अभी आप पिछला कोर्स पढ़ के आए हैं, तो उसमें और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे पढ़े आपने? सोए हुए हैं मेरा ख्याल। चले, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, व्यूज होते हैं और सिनोनिम्स होते हैं। तो ये जो है ये आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये सारे जो है ओरेकल में जब आप क्रिएट करते हैं तो इंटरनली दोज विल बी ट्रीटेड, दोज विल बी मैनेज्ड एज अ सेगमेंट। तो ओरेकल उनको जो मैनेज करता है इंटरनली, अब आप क्योंकि एज अ डीबीए ये पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है, तो यू शुड नो हाउ द ओरेकल हैंडल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ताकि फिर आपको जो ओरेकल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, you can use that options to manage your data efficiently. तो जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो डेट विल बी ट्रीटेड एज अ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 3 टेबल्स क्रिएट करते हैं तो यू कैन डिफाइन द डिफरेंट स्टोरेज पॉलिसी फॉर द 3 डिफरेंट टेबल्स एट द सेगमेंट लेवल। तो क्योंकि वो आपको सेगमेंट लेवल पे स्टोरेज पॉलिसी डिफाइन करने की फैसिलिटी देता है ओरेकल, तो आप 3 डिफरेंट टेबल्स की डिफरेंट स्टोरेज पॉलिसी, एक्सटेंशन पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह फिर पार्टीशन टेबल है। तो जो आपके लार्ज टेबल्स होते हैं उनको नॉर्मली जस्ट टू maintain the performance of the database and minimize the query time, you can partition your table, and each partition will be treated as a separate segment of your table. और इसी तरह फिर क्लस्टर आ जाता है, यू कैन कंबाइन, यू कैन मर्ज द मोर देन 1 टेबल्स इनटू अ 1 क्लस्टर। तो वो होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है फॉर द यूजर्स। यूजर को नहीं पता ये डाटा जो सा ये मर्ज होके 6 टेबल से आ रहा है, ठीक है, उसके लिए वो एक ही टेबल इंप्लीमेंट होगा। तो वो जो मर्जिंग है, दैट फिनोमेना विल बी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फॉर द यूजर्स। फिर इसी तरह इंडेक्सेस हैं। तो अगर आप एक ही टेबल है उसके ऊपर आपको इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो दैट विल बी स्टोर्ड, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट, एंड यू कैन स्टोर दैट सेगमेंट इनटू अ सेपरेट टेबल स्पेस। अगर वो उसको सेपरेट सेगमेंट ट्रीट ना करे तो फिर वो आप उसको सेपरेट टेबल स्पेस में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉर्मली जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स होती हैं उसमें आपके यूजर डाटा की टेबल स्पेस सेपरेट होती है और इंडेक्स की टेबल स्पेस सेपरेट होती है। उसकी वजह ये है कि दोनों का पर्पस and nature of operation is totally different from each other। तो ये एक सेगमेंट ट्रीट करने का एक और बेनिफिट आ जाता है कि वो इंडेक्सेस जो से हैं दोज विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट अदर देन योर ओरिजिनल टेबल। फिर इसी तरह इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स जो हैं आपके दोज आर आल्सो ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट। और इंडेक्स पार्टीशंस,
तो जब आपके लार्ज साइज इंडेक्सेस हो जाते हैं, बिल्कुल इसी जिस तरह आपने टेबल को पार्टीशन किया था, तो यू कैन आल्सो पार्टीशन यूर इंडेक्स, एंड ईच पार्टीशन विल बी ट्रीटेड एज अ इंडेक्स, पार्टीशन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट। फिर आपके जो अंडू सेगमेंट्स बनते हैं, जो आपका अंडू डाटा या अंडू टेबल बनेगा, आप जैसे ही कोई वैल्यू चेंज करेंगे किसी टेबल में, तो वो जाहिर है उसकी ओल्ड वैल्यू को जो है वो स्टोर करेगा। तो दैट इन अ पर्टिकुलर टेबल कह लें, तो दैट विल बी कॉल्ड योर अंडू डाटा, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट अंडू सेगमेंट। और फिर इसी तरह जो आपका टेम्परेरी टेबल्स बनते हैं, तो उनको वो जो है वो टेम्परेरी सेगमेंट्स कह सकते हैं। आप उसके लिए डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं सेपरेटली, तो वो सेपरेट टेम्परेरी सेगमेंट बनेगा। फिर उसमें आ जाता है लॉब्स, LOB, लार्ज ऑब्जेक्ट्स बाइनरी। ठीक है, तो अगर आपका एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, एंड वी आल्सो वांट टू स्टोर द पिक्चर्स ऑफ दो स्टूडेंट्स, तो अब आपका जो एक्चुअल टेबल है उसके अंदर उसका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, और पिक्चर के कॉलम में वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा स्टूडेंट के टेबल में। दैट विल बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट टेबल। क्योंकि उसका लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ उधर उसका लिंक जो है वो क्रिएट कर देगा और लिंक स्टोर कर देगा, जिसको एलियस कह देते हैं हम। तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, और लार्ज ऑब्जेक्ट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट। तो अब अगर आपने एक टेबल स्टूडेंट का बनाया है, तो उसके वो दो सेगमेंट बनाएगा। एक तो आपका स्टूडेंट टेबल का सेगमेंट बन गया, और एक जो सा आपका पूरा जो कॉलम है उसकी जो वैल्यूज हैं, दोज विल बी ट्रीटेड एंड स्टोर्ड इन अ सेपरेट सेगमेंट। तो वो एज अ सेपरेट सेगमेंट जो है वो सेपरेट, इवन सेपरेट टेबल स्पेस में स्टोर होगी, क्योंकि वो उसका सेपरेट सेपरेट सेगमेंट बना रहा है। तो आप अपने लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट टेबल स्पेस बना सकते हैं, और उसका ब्लॉक साइज डिफरेंट रख सकते हैं एज कंपेयर टू द यूजर डाटा साइज। तो ये उसमें आपकी बहुत बड़ी कह लें कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एंड एफिशिएंटली यू कैन मैनेज योर डाटा। ये मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपने अच्छी तरह इनको समझना है और इनको पढ़ के इनको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको फायदा होगा। फिर आगे आपका कंसेप्ट बनेगा और चलेंगे। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि जी ये लॉब होते हैं, टेबल्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, तो इनके नाम याद कर लें, नहीं। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स डीपली, कि इनका क्या कंसेप्ट है, क्या पर्पज है, और ये कैसे काम करते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ के और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ही उसका फायदा होगा। देन लेटर ऑन यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन यूज दोज थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा दें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर इसी तरह नेस्टेड टेबल्स आ जाते हैं, जिसको कहते हैं टेबल विद इन टेबल। आपने एक टेबल बनाया एम्प्लॉइज का, एंड यू आल्सो वांट टू स्टोर द CV ऑफ दोज एम्प्लॉइज इनटू अ टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एक जो आप उसकी CV का कॉलम रखेंगे, वो उस नेस्टेड कॉलम, उसका नेस्टेड टेबल क्रिएट करेगा, एंड दैट टेबल विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट। तो वो आपके ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल में तो एज अ कॉलम होगा, लेकिन वो उसको एज अ सेपरेट सेगमेंट ट्रीट करेगा। तो वो उसको आप सेपरेट वो पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर आ जाता है जी बूट स्ट्रैप सेगमेंट। तो देखें, जो आपकी डेटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल्स होते हैं, वो भी एज अ सेगमेंट ट्रीट होते हैं, और उनको वो कहते हैं कि दीज आर द दीज विल बी स्टोर्ड एज अ बूट स्ट्रैप सेगमेंट्स। तो ऑल द डेटा डिक्शनरी बेस्ड tables will be treated and stored as the bootstrap segments in the system table space। तो अब इनकी जो प्रेसिडेंस है, जो भी आप डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस, प्रोसीजर्स, प्रेसिडेंस सेट करेंगे, वो उसकी प्रेसिडेंस ये होगी। तो फर्स्ट आपकी ओरेकल डेटाबेस लेवल के ऊपर, तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज नोन एज डिफॉल्ट पॉलिसीज। कोई भी आपकी जो स्टोरेज है या एक्सटेंशन पॉलिसी है वो हो सकती है। और फिर आप उसको यू कैन ओवरराइट दैट पॉलिसी एट द टेबल स्पेस लेवल, कि आपने एक डेटाबेस लेवल पे पॉलिसी दी, आपने 4 टेबल स्पेसेस बना ली, तो एक टेबल स्पेस की आपने दोबारा से स्टोरेज पॉलिसी डिफाइन कर ली, तो दिस पॉलिसी विल ओवरराइट द डिफॉल्ट डेटाबेस लेवल पॉलिसी। तो वो उस टेबल स्पेस के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
और फिर एक टेबल स्पेस के अंदर आपने 5 सेगमेंट्स बनाए, 5 टेबल स्पेस बनाए, तो आप दो जो सेगमेंट है उनकी स्टोरेज पॉलिसी फिर डिफाइन कर देते हैं। तो इट विल ओवरराइड द स्टोरेज पॉलिसी विच यू विल डिफाइन ऑन द एट द टेबल स्पेस लेवल। तो वो उसको ओवरराइड कर देगी। तो वो फिर इम्प्लीमेंट कौन सी होगी, सेगमेंट लेवल पे जो आप डिफाइन करेंगे। तो इस तरह आप जो है वो उनको वो प्रेसिडेंट सेट करते हैं। यू यू कैन override the policy which you already defined on the higher level। चलें, इधर तक की मेरा ख्याल है कर लेते हैं, 5 मिनट रह गए हैं। तो अभी आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो कर लें, वरना ये नेक्स्ट जो लेक्चर है ना उसमें हम ये वाला और नेक्स्ट यूनिट जो सा वो ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए इसको आपने अब कोशिश करनी है कि साथ साथ पढ़ के आए। तो अभी थोड़ा सा ना हम स्पीड के साथ करेंगे। तो इसलिए आप